हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और ऑकलैंड के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन में। दोनों टीमों के बीच में ऑलरेडी सीजन में एक मैच हो चुका था, जहाँ पे काफ़ी हद तक डोमिनेट करने के बाद भी वेलिंगटन वो मैच हार चुकी थी 1-2 ओवर के चलते, जहाँ पर रॉबर्ट ओडोनेल ने बढ़िया बल्लेबाजी करके मैच जितवाया था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले का ही वो मैच है। और वेलिंगटन के लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हुई आ रही हैं, और ये मैच उनके लिए मस्ट हैव है। बैटिंग थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हो रहा है, बॉलिंग काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो ये चीज़ हो रही है उनकी तरफ से। ऑकलैंड की बात करें तो ऑकलैंड का तो बहुत ख़राब हालत चला ही है, लेकिन वेलिंगटन को उन्होंने हरा के रखा हुआ था, तो वो एक धक्का तो था उनके लिए। तो वेलिंगटन इस मैच से कोई लेट आउट नहीं करना चाहेगी, और वो पूरी तरीके से चाहेगी कि यहाँ पे जो मिस्टेक्स उन्होंने लास्ट मैच करे थे उनको रिपीट ना करें और वापसी करें। रिसेंटली हालांकि फोर्थ ट्रॉफी में ऑकलैंड ने बढ़िया परफॉर्मेंस करके रखा हुआ है। उन्होंने कैंटरबरी को भी हराया है, उसके पहले भी वो मैच जीते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने हराया हुआ था। तो फोर्थ ट्रॉफी में तो उन्होंने कम करा है थोड़ा बहुत, लेकिन सुपर स्मैश में उनके पास कुछ है नहीं पाने के लिए। टेक्निकली वो नहीं पहुंच सकते हैं नॉकआउट्स तक, लेकिन वो यहाँ पर पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं विनेटर की तरफ से। तो देखना पड़ेगा कि क्या वो कर पाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। कुछ दिन पहले क्योंकि इन दोनों टीमों का जो मैच हुआ है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो नया है और जो इस ग्राउंड से रिलेटेड है जहाँ पे ये मैच होने जा रहा है पहली बार, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बातें इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। बेसिन रिजर्व वेलिंगटन, वेलिंगटन का घर है, वेदर क्लियर है। आखिरी 5 मैचों में 3-2 से आगे चल रही है वेलिंगटन। लास्ट मैच जीतने के बाद ऑकलैंड ने 3-2 तक करा है यहाँ पे। तो देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो क्या क्या चीज़ अपने को देखने मिल रहा है। ये पहला मैच है जो आपको वेलिंगटन में देखने मिल रहा है, और पहला मैच ओवरऑल भी, जो दिसंबर 2020, लगभग 2.5 साल पुराना मैच है, समझ लो 2 साल पुराना मैच है। ऑकलैंड ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लीड करने वाले प्लेयर से सोलिया का अभी वो बात नहीं है। पहले 1-2 मैच में फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस था, अभी तो फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। बैटिंग बॉलिंग सब मिला के शायद एक डिसेंट पॉइंट आपको करेक्ट करके दे, लेकिन अभी वो उनमें वो बात नहीं रही कि आप किसी डिपेंडेंसी की बात उनसे उम्मीद रख सको बैटिंग या बॉलिंग से। बाकी दोनों ओडोनेल ने थोड़े परफॉर्मेंस करे थे। बॉलर में से यंग हस्बैंड स्नेडन, वेलिंगटन ने चेस कर लिया था रन को, जहाँ पे आपको ट्रॉय जॉनसन दिख जाते हैं, और बाकी कोई भी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। बॉलरों में से धनरू फंड्स जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, और रॉबर्ट ओडोनेल ने यहाँ पर बॉलिंग से विकेट निकाल के रखा हुआ था। एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर में वेलिंगटन ने जीत हासिल करा। अगला मैच जो ऑकलैंड में हुआ, यहाँ पे वेलिंगटन की बल्लेबाजी धमाकेदार रही। करंट स्क्वाड मेंबर्स में ब्लंडल आपको दिख जाएंगे। ब्लंडल रिसेंटली जो फोर्थ ट्रॉफी का मैच हुआ था कुछ दिन पहले, वहाँ पे वो खेले नहीं थे, लेकिन अभी वो वापसी कर रहे हैं। बाकी टर्ब्रैक और सोलिया के विकेट्स थे, ये दोनों ही करंट स्क्वाड में अवेलेबल। ऑकलैंड की बल्लेबाजी यहाँ पे भी अच्छी रही थी, फिर से दोनों ओडोनेल परफॉर्मेंस करे। बॉलरों में से वैन बीक, यंग हस्बैंड आपको दिख जाते हैं। यंग हस्बैंड का नाम दोनों बार आया है, और वैन बीक का नाम रिपीट हो रहा है। और एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ, लेकिन इस बार भी वेलिंगटन जीत हासिल करने में सक्षम रही। अगला मैच और दूसरा मैच जो वेलिंगटन में हुआ, यह पिछले सीजन का मैच था। ऑकलैंड ने यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी थी, और पिछले सीजन से ये चीज़ आपको मोस्टली देखने को मिल जाती है ऑकलैंड की बैटिंग से, कि उनकी बल्लेबाजी अच्छी नहीं होती है। जहाँ पर आपको करंट स्कोर में बस वार्कर के स्टार्ट देखने मिलते हैं, चैपमैन अवेलेबल नहीं है। बेन सीयर्स के 3 विकेट थे। बेन सीयर्स कभी कभार नाम है इस फिक्चर में उनके, अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट में बात करेंगे, लेकिन कोई अवेलेबल नहीं है। बाकी यंग हस्बैंड यहाँ पे भी है न्यूटन हनबिक के साथ। वेलिंगटन इस रन को भी चेज नहीं कर पाई, डिस्पाइट ब्रिस्बेन ने बढ़िया बल्लेबाजी करी थी ट्रॉयजन के स्टार्ट से। बाकी बॉलरों में से अशोक और दिलपोर्ट आपको दिख जाते हैं। तो ये दूसरा मैच था, और यहाँ पे वेलिंगटन में जो हुआ, और यहाँ पे ऑकलैंड ने एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर में जीत हासिल करा। अगला मैच और पिछले सीजन का लास्ट मैच जो हुआ था, यहाँ पे भी ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं रही थी। इस बार भी वैन बीक ने और सीयर्स ने बॉलिंग से अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन इस बार वेलिंगटन ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, और ब्लंडल ने इस बार लीड करा। ब्लंडल ज़्यादा मैच खेले नहीं है, लेकिन जब भी खेले हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। बाकी ये कोई बॉलर्स थे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। और लास्ट मैच जो इस सीजन का मैच भी था, यहाँ पे वेलिंगटन ने बनाया था 153। बहुत बड़ा टोटल नहीं था, डिसेंट स्कोर था, जहाँ पे भूला के बहुत ही स्लो लेकिन 35 रन के इनिंग्स थे। वैन बीक ने बहुत बढ़िया कैमियो खेला था, तब जाके 300 के पार स्कोर पहुंचा। बॉलरों में से सोलिया दिख जाते हैं, कभी कभार नाम है सोलिया का, बैटिंग से भी आया है, बॉलिंग से भी एक आध विकेट है। बाकी जेमिसन जो पहला मैच खेल रहे थे, वह बहुत लंबी इंजरी के बाद उनके 1 विकेट थे। ऑकलैंड रन को चेस कर लिया था, जिसको लीड करा था ओडोनेल ने। क्रोल ब्रिक्स ने भी रन तो बनाए थे, लेकिन बहुत ही मतलब अनकम्फर्टेबल एक इनिंग्स था इनकी तरफ से। 35, 32, 33 गेंद में उन्होंने बनाए थे, एक आध कैच भी छूटा था। बॉलर में से नेथन स्मिथ, इनके विकेट्स आपको दिख जाते हैं। यंग हस्बैंड दिख जाते हैं। बाकी न्यूटन स्नेडन ने भी एक विकेट निकाल के रखे हुए थे। तो अगर हम आखिरी 3 मैचेस की बात करें, तो रन थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बैटिंग थोड़ी सी ख़राब ही हुई है स्पेशली ऑकलैंड की, लेकिन मैचेस वो जीते हैं। और ये जो 2 मैचेस जीते हैं उनमें से एक में तो एक कैमियो आया था ओडोनेल की तरफ से, और एक में बॉलिंग डिपेंडेंट मैच हुआ था। और वेलिंगटन की बैटिंग की बात करें तो वेलिंगटन की बैटिंग भी ऐसा कोई खास नहीं हुआ है। उसके पहले 2 मैचेस में वेलिंगटन ने अच्छी बल मैंने दोनों ही टीमों ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर भी हो रहा था, लेकिन रीसेंट मैचेस में हमें रन थोड़े से कम बनते हुए दिख रहे हैं। इनमें से अगर हम वेलिंगटन वाले मैचेस को थोड़ा फोकस पर रखें, जहाँ पे ये मैच होने जा रहा है, तो ये आखिरी मैच था जहाँ पर अपने को लो स्कोरिंग इनकाउंटर देखने मिला था। ठीक है, मेजर परफॉर्मर्स कौन कौन से थे,
यहाँ से समझ लो एक एक करके विकेट लेने वाले थे। वार्कर के 23 रन थे, ये तो उतना कुछ हुआ नहीं था। ट्रॉय जॉनसन, आदित्य अशोक, ये मेजर थे, थोड़े बहुत परफॉर्मेंस जिनके आए थे। और जो बिल्कुल पहला वाला मैच अपने को देखने मिला था, वहाँ से अपने को कौन मिले थे? सोलिया, दोनों ओडानिल, ट्रॉय जॉनसन। ठीक है, तो ट्रॉय जॉनसन और यहाँ पर नॉट आउट भी वो थे। बाकी यहाँ पे भी एक स्पिनर निकाल के गए थे, 2 विकेट हालांकि, तो वो अलग स्पिनर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें अपने को देखने मिली है वेलिंगटन के मैचेस को अगर हम फोकस पे रखें। अच्छा, मैं बता दूं, रिसेंटली एक फोर्थ ट्रॉफी का मैच भी हुआ था दोनों टीमों के बीच में, और इसी ग्राउंड पे हुआ था जहाँ पे ऑकलैंड ने जीत हासिल करी थी, और बैटिंग डोमिनेशन से। बॉलिंग भी बेहतर करी थी, बैटिंग भी डोमिनेट करा था उन्होंने। और उनके तरफ से जो बॉलर लीड करे थे वो थे लुई दिलपोर्ट, 4 विकेट उन्होंने निकाला हुआ था। और बैटिंग से जो मेजर परफॉर्मर्स थे वो थे जॉर्ज वार्कर और विल ओडनल। ठीक है, इनमें से विल ओडनल के नाम हमने ऊपर देखे हैं। लुई दिलपोर्ट के लॉन्गर फॉर्मेट में बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहे हैं। ठीक है, वो लगभग लगभग हर मैच में विकेट है, बंचेस में भी हैं, और इस ग्राउंड पे तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। इवन जो लास्ट मैच भी उन्होंने खेला था T20 का, उन्होंने 1 विकेट निकाल के रखा हुआ था। और वार्कर के चेज़ में बेहतर रिकॉर्ड्स रहे हैं, कंसिस्टेंट तो नहीं है लेकिन जो बड़े स्कोर्स हैं उनके, वो चेज़ में हैं। विल ओडोनेल, रॉबर्ट ओडोनेल, आप इनको देख सकते हो। रॉबर्ट ओडोनेल का उतना भी खास नहीं है, लेकिन विल ओडोनेल के काफ़ी रन्स हैं। रॉबर्ट ओडोनेल का आप देख सकते हो यहाँ पर 20-22 करके रन होगा। रॉबर्ट के भी कभी कभार रन है, लेकिन विल थोड़ा ज़्यादा आपको बेहतर करते हुए दिख जाते हैं। लास्ट मैच में जैसे कि रॉबर्ट ने रन बनाया था 59, लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो शायद आपको विल का नाम ज़्यादा देखने मिलेगा। यहाँ पे 38 और 20 का था, तो ऐसा है। उसके पहले भी 29-27, तो ये ऐसा चलता है। ठीक है, विल ओडोनेल बेहतर करते हुए दिखते हैं आपको इस फिक्सचर में, बढ़िया है। और वेलिंगटन की तरफ से वैन बीक का नाम आपको दिख जाता है, यंग हस्बैंड वगैरह जो पुराने प्लेयर्स हैं इनके आपको नाम दिख जाते हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो शायद ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। जी हाँ, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। हेड टू हेड की चीज़ें यही हो गई। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड के बारे में हमने क्या देखा है कि ये ग्राउंड पे बहुत रन जनरली नहीं बनते हैं, अनलेस कि बीच में कोई हिट करने वाला आ जाए तो वो अलग बात है। नहीं तो 170, 160, 170 तो बहुत हो गया। 160 भी यहाँ पर विनेबल टोटल हो सकता है। लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था हमने 134 पे डिफेंड होते हुए देखा था। स्पिनर्स का थोड़ा बहुत रोल होता है, ये पिच के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पिनर्स कितना इफेक्टिव होंगे नहीं होंगे। थोड़ा बहुत तो इफेक्टिव होते हैं। रिसेंटली जो फोर्थ ट्रॉफी का मैच हुआ था वहाँ पर भी हमने लुई देलपोर्ट को डोमिनेट करते हुए देखा था। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहला मैच जो आपने लास्ट हेड टू हेड देखा था, वहाँ से हमें क्या कौन कौन से परफॉर्मर्स देखने मिलते हैं। होम टीम की तरफ से न्यूटन, यंग हस्बैंड वैनविक, ट्रॉय जॉनसन, और स्पिनर्स आपने देख लिया आदित्य अशोक वगैरह थे। अगले मैच पर आ जाओ। ओटागो बनाम वेलिंगटन का मैच हुआ 157, डक पर तुझ लग गया, वेलिंगटन ने चेस कर लिया, जिनमें से एलन, जो कि ऑफकोर्स ऐसे प्लेयर्स खड़े हो जाते हैं अलग हो जाए। स्पिनर के 2 विकेट थे, यंग हस्बैंड वैनविक यहाँ पे भी आपको दिख जाते हैं। अगला मैच वेलिंगटन बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट 167, चेज़ हो गया, लेकिन काफ़ी मशक्कत करने के बाद थोड़ा तो रन ज़्यादा होना पड़ता है। 170 ठीक है, 160 चेज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों अवेलेबल नहीं है। स्पिनर्स के आपको 5 विकेट दिख जाते हैं, तो स्पिनर्स के रूल के बारे में जो बता रहा था। बाकी यंग हस्बैंड वैन भी कंसिस्टेंट है। ऐड हुए नेथन स्मिथ। नेथन स्मिथ बॉलिंग सेकंड में आपको जनरली अच्छा करते हुए दिख जाते हैं। इस सीज़न के मैचेस की बात करें, 152 चेज नहीं हुआ था। रविंद्रा के स्कोर थे। रविंद्रा सीज़न के शुरुआत में जिस तरह की फॉर्म दिखा रहे थे, अभी थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिख रहा है उनका परफॉर्मेंस। अभी भी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन शायद उतना ज़्यादा आप इनके डिपेंड ना करो। स्पिनर्स के यहाँ भी विकेट थे। बॉलरों में से यंग हस्बैंड वैन भी कंसिस्टेंट है। मिलने जो कि वापसी कर रहे हैं, उनके भी 2 विकेट्स रहे हैं, और नेथन स्मिथ का भी 1 विकेट। और लास्ट मैच जो हुआ था फिर से 148 का ही स्कोर था। हालांकि चेज़ हो गया था, लेकिन लास्ट बॉल पे जाके ब्लंडल पहला मैच खेल रहे थे उन्होंने इस सीज़न में, और आते ही रन बनाया। नितिन स्मिथ बैटिंग भी करा, बॉलिंग से भी 1 विकेट निकाला। रविंद्र स्नेडन, यहाँ पे वैनविक और यंग हस्बैंड नहीं चले, तो देखना पड़ेगा ये एक मैच का गैप ही है या क्या है, नहीं तो उसके पहले तो बहुत चल रहे थे लगभग। तो यही चीज़ें हो रही हैं। 160 भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप 170 बनाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आप वो डिफेंड कर सकते हो। पेसर्स ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपके पास लेग स्पिनर वगैरह हो, जैसे आदित्य अशोक आपका आपने ऊपर देख लिया, यंग हस्बैंड यहाँ पर है। इवन ओवरऑल भी अगर आप यहाँ पे स्पिनर्स को लेकर आते हो तो आप यहाँ पे इफेक्टिव हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हो, और यही बातें हैं जो हम बता सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग की तरफ। और ग्राउंड की चीज़ें ये रही, हेड टू हेड की बातें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। प्लेइंग इलेवन की बात करते हैं तो ऑकलैंड की तरफ से कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है। मोस्टली यही प्लेइंग इलेवन आपको देखने मिल जाएगा। खाली कायल जेमिसन ऊपर बैटिंग करने आएगा, याद रखना, नीचे नाम लिखा है मैंने। बाकी जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोल ब्रिक्स बैटिंग फर्स्ट अगर करते हैं, आप इनकी तरफ देख सकते हो। बहुत कंसिस्टेंट तो मुझे दिखते नहीं है, लेकिन हाँ रन बना रहे हैं थोड़े बहुत। वार्कर अगर चेस कर रहे हैं, बेहतर है। रिकॉर्ड्स T20 में अभी भी फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन लॉन्गर फॉर्म में फॉर्म से वापस आते हुए दिख रहे हैं।
दोनों ओवरऑल में से विल मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे। अगर आप वार्कर को छोड़ रहे हो बैटिंग फर्स्ट में तो आप दोनों को भी लेकर चल सकते हो। सोलिया रख सकते हो क्योंकि ओवरऑल रोल इनका आ रहा है, बाकी ज़्यादा उम्मीद ना ही रखो तो बेहतर। आदित्य अशोक मैं कहूँगा लेके चलो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, लेकिन बॉलिंग सेकंड में भी लेकर चल सकते हो। इनकन्सिस्टेंट ज़रूर है लेकिन लेग स्पिनर है, और लेग स्पिनर को यहाँ पे हल्का समझना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और लास्ट हेड टू हेड में भी उन्होंने परफॉर्म करके रखा हुआ था। लुई दिल पर डोंगर फ्रंट बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है, रिसेंटली ही इस ग्राउंड पर 4 विकेट लेके गए हैं, तो शायद आपको भी ये मेरी टीम में दिख जाएंगे। राष्ट्रपराग, दनरू फंड्स और कायल जेमिसन आपको दिख जाते हैं। कायल जेमिसन का रोल बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, और कायल जेमिसन के आने के बाद सोलिया का रोल थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिख रहा है। तो कायल जेमिसन होंगे टीम में क्योंकि इनको पूरी तरीके से टीम यूज़ कर रही है, भरोसा भी कर रही है, तो इसीलिए। बाकी अगर आपको सोलिया और कायल जेमिसन में से अगर आपको एक लेना है, अगर ऐसा सिचुएशन आपको लगता है कि मुझे को एक लेना है, तब भी मैं कायल जेमिसन के ऊपर ही भरोसा करूँगा सोलिया से ज़्यादा, ठीक है। और अगर दोनों को लेकर चल सकते हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी राष्ट्रपराग दंडू फंड्स हैं, राष्ट्रपराग अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो वहाँ पर देख लेना। अभी तक तो इस सीजन में ऐसा कुछ खास उन्होंने करा नहीं है, लेकिन हाँ इनके पास पूरी तरीके से पोटेंशियल है कि ये अच्छा कर सकते हैं। ये जनरली बेन लिस्टर के जगह पे आए हैं और पोटेंशियल भी उन्हीं की तरह है, विकेट लेने का भी और रन बनाने का भी। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे वो होंगे लुई दिल पोर्ट, आदित्य अशोक मोस्टली, और कायल जेमिसन, ये तीनों बॉलर्स, क्योंकि बैटिंग से तो कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें देखने नहीं मिला है किसी का भी। बाकी शायद मैं विल को लेकर चलूँ, तो ये 4 हमारे कोड को बनाएंगे। जॉर्ज वार्कर या रॉबर्ट में से एक को लेना है, ठीक है। सोलिया उसके बाद आते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो ये राष्ट्रब्राग का जो मैंने बता दिया वो आप देख सकते हो बड़ी लीग में। विलेंडर से बात करें तो ब्लंडेल बेहतर कीपर हैं और इस ग्राउंड पे बेहतर करते भी हैं, तो अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा कौन से कीपर को लेना है तो एक को ही लेना तो पड़ेगा आपको, तो आप ब्लंडेल को लेकर चल सकते हो। निक के लिए ऐसा कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, ना ही रिकॉर्ड है, ना ही परफॉर्मेंस उतना कंसिस्टेंट है। बाकी परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है, तो वो आप देख सकते हो। शायद मेरी टीम में मैं मौका ना दे सकूँ, उनके जगह मैं जिनको देना चाहूँगा मौका वो है ट्रॉय जॉनसन। रिकॉर्ड्स इनके अच्छे हैं, लॉन्गर फॉर्मेट में तो और भी अच्छे थे, शॉर्टर फॉर्मेट में भी अच्छे हैं। रविंद्रा लेकर चलना पड़ेगा, एक तो सेकंड चॉइस स्पिनर है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं, लेकिन कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए शायद मैं सजेस्ट नहीं करूँ। उसके बाद नेथन स्मिथ, लोगन वैन बीक, एडम मिलने, इन तीनों में से 2 तो मस्ट ही होने चाहिए। अगर आप मेरे सजेशन मानोगे तो मिलने और वैन बीक, और अगर स्पेस मिले, स्पेशली अगर नेथन स्मिथ पहले बैटिंग कर रहे हैं तो इनको लेके चलना, पहले बॉलिंग कर रहे हैं आप सोच सकते हो यंग हस्बैंड मेरी टीम में होंगे। तो यहाँ पर जो प्लेयर्स मेरे कोड को बनाएंगे वो हैं एडम मिलने, वैन बीक, यंग हस्बैंड और रविंद्रा, ठीक है। ये 4 मेरे कोड को बनाएंगे, मोस्टली ब्लंडल भी मेरे साइड में होंगे, तो ये 5 समझ लो। इसके साथ आप ऐड कर सकते हो नेथन स्मिथ को, आप ऐड कर सकते हो ट्रॉय जॉनसन को, और यहाँ पे न्यूटन वगैरह अगर आप एक्स्ट्रा बॉलर लेना चाहते हो तो वो है। कैप्टन मास्करन चॉइस की बात करें तो सोलिया जेमिसन के आसपास लोग जा सकते हैं, या ब्रिक्स, यही परफॉर्मर है अभी तक। रॉबर्ट ओडोनेल लास्ट एक आध मैच में परफॉर्मेंस उन्होंने करा है, इसीलिए वार्कर नाम की बेसिस पे अभी तक T20 में ऐसा कोई परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं करा है। और दोनों जो स्पिनर है वो आपके लिए पंट बन सकते हैं, स्पेशली अगर बॉलिंग सेकंड हो रही है तो। विलेंडर जैसे रविंद्र वैन भी कभी भी लोग इनकी इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और नेथन स्मिथ, ये तीनों ऑप्शंस हैं। इसके अलावा केली और ब्लंडल, ये बैटिंग ऑप्शंस में से आपको दिख जाते हैं। ब्लंडल के कुछ अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं, और इंजरी जो हुआ था उसके पहले भी वो अच्छा ही कर रहे थे, तो अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, और इस ग्राउंड पे अच्छा करते भी हैं वो। ट्रॉय जॉनसन एक और पंट है, अगर आप केली नहीं ले रहे हो तो ट्रॉय जॉनसन आपके लिए एक ऑप्शन बन जाते हैं, और यंग हस्बैंड, न्यूटन, ये आपके लिए बॉलिंग में से ऑप्शन बनते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये 8 प्लेयर्स को मैं रख के चलूँ। कीपर सेक्शन में ब्लंडल ही मेरे को बेहतर ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन अगर आप एक को मतलब 2 कीपर लेना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन वो नहीं होगा। ब्रिक्स को मैंने लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो लोग शायद दोनों कीपर अगर लेते हैं तो ब्लंडल के साथ ब्रिक्स को ले जाएं, और अगर आप एक कीपर लेना चाहते हो तो ब्लंडल मेरे लिए बेहतर ऑप्शन होंगे। बैटिंग सेक्शन में लोग जो कर रहे हैं कि रॉबर्ट ओडोनेल को ले रहे हैं और केली को ले रहे हैं, मैं बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बता दूँ रॉबर्ट ओडोनेल से बेहतर मुझे विल ओडोनेल के रिकॉर्ड दिखे हैं, और केली का ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा, इसलिए मैं ट्रॉय जॉनसन को ऑलरेडी रख रखा है, ठीक है। वार्कर अगर आप लेना चाहते हो तो चेज में लेना, बाकी के ऑप्शंस जो हैं 20 का खेलेंगे नहीं, भूला लेने लायक है नहीं, तो छोड़ दो। ऑलराउंडर में नेथन स्मिथ एक ऑप्शन है, अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो देख सकते हो, बैट सेकंड में मेरी टीम में आपको नहीं दिखेंगे। बॉलर्स जो है यहाँ पे जेमिसन, आदित्य अशोक, दिलपोर्ट, मैडम मिलने, यंग हस्बैंड, ये 5 मोस्टली मेरे टीम में होंगे। अगर इनमें से मुझे एक हटाना पड़े तो शायद मैं ये आदित्य अशोक या दिलपोर्ट में से किसी को हटाऊं। दिलपोर्ट की T20 में रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा मैच खेले नहीं है, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में इन्होंने काफ़ी अच्छा करके रखा हुआ है। मिलने को तो आपको वैसे भी रखना पड़ेगा क्योंकि यही मेन बॉलर होंगे वैन बीक के साथ, और यंग हस्बैंड क्योंकि अच्छा कर रहे हैं और रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। ये भी एक ऑप्शन है जिनके ऊपर आप सोच सकते हो। तो दोनों लेग स्पिनर जो होंगे यंग हस्बैंड और अशोक में से आप किसी को हटा सकते हो, अगर आपको बॉलरों में से किसी को हटा के ऑलराउंडर्स में से किसी को लेना है तो। बैटिंग हेवी टीम बनाने का सजेशन मैं नहीं दूंगा। ड्रीम 11 पे आप तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ओल्ड रूल फॉलो होते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से 3 बैटिंग ही सही ऑप्शन होंगी। और विल ओडोनेल, ट्रॉय जॉनसन मेरे पहले 2 बैटिंग ऑप्शन होंगे। तीसरा वार्कर
और रॉबर्ट में से कोई एक, और अगर सेफ जाना है तो केली। ठीक है, ऑलराउंडर में एक ही ऑप्शन बचते हैं हमारे लिए, वो है नेथन स्मिथ, लॉजिकल ऑप्शन। सोलिया का ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो चेज़ कर रहे हैं तब जाके आप इनके ऊपर सोच सकते हो, क्योंकि चेजिंग में बेहतर रिकॉर्ड्स इनके रहे हैं। ठीक है, कैप्टन मास्टर चॉइस की बात करें तो लोगन वैन बीक, रचिन रविंद्रा, ये दोनों परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन है, आप इनके साथ जा सकते हो। इसके अलावा थोड़ा अलग देखना चाहते हो तो एडम मिलने के भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी मतलब जो खेले नहीं थे बीच में, नहीं उसके पहले तो अच्छे रिकॉर्ड्स इनके रहे हैं। तो यही ऑप्शन मुझे लगता है हो सकते हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, बड़ी लीग खेल रहे हो तो स्पिनर्स जो होंगे जैसे कि यंग हस्बैंड हो गए, या आदित्य अशोक हो गए, या दिलपोर्ट हो गए, इनके ऊपर आप देख सकते हो। बैटिंग ऑप्शन में से एक ही नाम है जिनके ऊपर मैं कहूँगा कि आप अगर चाहो कम से कम वाइस कैप्टनसी के लिए सोच सकते हो, वो है टॉम ब्लंडल। बाकी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर वैसा कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पाने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।